देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम आपको बताया गया था। एम्पियर का परिपथीय नियम, उसके अनुप्रयोग चल रहे थे। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पृष्ठ द्वारा घिरी हुई संपूर्ण धारा का म्यू 0 गुना होता है। यह सिंपल सा छोटे शब्दों में बात कीजिए आप, जैसे एक कोई वृत्ताकार लूप है, उस वृत्ताकार लूप के छोटे से भाग पर अलग चुंबकीय क्षेत्र है, उसके बगल में कुछ चुंबकीय क्षेत्र है, उसके बगल में कुछ चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र पूरे सतह पर फैला हुआ है, तो पूरे सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करेंगे तब हमको ये मिल जाएगा कि पूरी लाइन के थ्रू कितना चुंबकीय क्षेत्र है। इसी को ज्ञात करने के लिए एम्पियर ने सीधे बता दिया था कि चुंबकीय क्षेत्र का जो समाकलन आएगा वो कुछ नहीं करना है, केवल देखिए कि उस बंद पृष्ठ के भीतर से कितनी धारा गुजर रही है, उसी धारा का म्यू 0 गुना कर दीजिए, वो आपको चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। उसको न्यूमेरिकली अगर आप देखना चाहें, इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 I, ये होता है। वेक्टर b डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 I जो है उस परिपथ द्वारा घिरी हुई संपूर्ण धारा है। इसको सिद्ध भी किया गया था, पिछले लेक्चर में आप देखेंगे तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो कैसे सिद्ध किया गया था वो आपको बताया गया। इसका उपयोग क्या है, इसके दो उपयोग बताए गए हैं। इसकी सहायता से किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फार्मूला होता है म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। ठीक है, और दूसरा बताया गया था कि कोई धारावाही परिणालिका है। धारावाही परिणालिका क्या है ये भी आप जब पढ़ेंगे, जो पढ़ाया गया है उसको आप सुनेंगे एक बार तो क्लियर हो जाएगा। धारावाही परिणालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू 0 n I0। यहां पर जो n है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, क्योंकि परिणालिका में क्या है, तांबे के तारों को लपेट कर कई फेरे लगाए जाते हैं, तो ये फेरों की संख्या है प्रति एकांक लंबाई में। ठीक है, I0 जो है वो एक फेरे की धारा है, ध्यान देना ये संपूर्ण धारा नहीं है, एक फेरे की धारा है। म्यू 0 तो कांस्टेंट है ही, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, इतना ही आपको बताया गया था। इसी में थोड़ा सा आप और याद कर लीजिए कि ये आपकी परिणालिका होती है जिसको हम कहते हैं धारावाही परिणालिका। इस पर क्या है, तांबे के तार ऐसे लपेटे होते हैं एक के बगल में बिल्कुल एक, जिससे पूरी सतह इसकी ढकी रहती है। परिणालिका अच्छी तब मानी जाती है जब परिणालिका की लंबाई ज्यादा हो और इसकी मोटाई कम हो। परिणालिका की मोटाई कम हो और इसकी लंबाई ज्यादा हो तब उस परिणालिका को आदर्श परिणालिका कहा जाता है। और इस परिणालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए आपसे तो इतना होता है म्यू 0 n I0। ठीक है, वैसे इसका जो व्यापक सूत्र होता है, व्यापक सूत्र जो इसका होता है, ठीक है, वो क्या होता है, B इक्वल टू होता है म्यू 0 n I अपान 2 इन ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ये इसका सूत्र होता है। इसको आप कर लीजिए म्यू 0 n I0 में। म्यू 0 n, वैसे अब जहां भी सूत्र आप प्रयोग होगा वहां पर म्यू 0 n I लिखा रहेगा, तो I आप जान जाइएगा कि एक फेरे की धारा है, हर जगह I0 का प्रयोग नहीं होगा। तो म्यू 0 n I0 अपान 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ये व्यापक सूत्र है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि ये तो आप जानते हैं क्या चीज है, थीटा 1 थीटा 2 क्या है। जैसे यहां पर कोई बिंदु लेंगे, कहीं बिंदु लेंगे परिणालिका के भीतर, ये आपका अक्ष हो जाएगा। यहां से परिणालिका के दोनों सिरों को मिला दीजिए, तो अगर लेफ्ट से आप चलते हैं ये वाला कोण हो जाएगा थीटा 1 और यहीं से उठाइए ये बड़ा वाला कोण यहां तक
आएगा थीटा 2। ये थीटा 1 थीटा 2 है, अर्थात उस बिंदु से परिणालिका के दोनों सिरों को मिला दिया जाए तो क्षैतिज से जो कोण बनते हैं, पहले सिरे को मिलाने पर जो कोण बना है वो थीटा 1 और दूसरे सिरे को मिलाने पर जो कोण बनता है वो थीटा 2। उस रूप में ये सूत्र आपका होता है। इससे आप परिणालिका के भीतर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अगर यही बिंदु हमारा यहाँ पर किनारे पर हो जाए, इस किनारे पर हो जाए या इस किनारे पर हो जाए, ऐसा हो रहा है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अगर वो बिंदु हमारा यहां पर हो जाए, ठीक है, तब उस अवस्था में क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा μ0 या I0/2 हो जाएगा। उस अवस्था में एक थीटा 2 90 हो जाएगा, थीटा 1 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1। तो अगर धारावाही परिणालिका के एक सिरे के मध्य बिंदु पर, धारावाही परिणालिका के एक सिरे के मध्य बिंदु पर या एक सिरे पर चुंबकीय माफ कीजिएगा बिंदु स्थित है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसका फार्मूला होता है B = μ0 n I0/2। इन सबको आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और इसको याद भी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम आते हैं। अगला इसका जो अनुप्रयोग है, एम्पियर के परिपथीय नियम का जो अनुप्रयोग है वो है टोराइड के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र। टोराइड के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको पढ़ना है। टोराइड के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र आपको पढ़ना है, ठीक है। टोराइड के भीतर व बाहर, टोराइड होता क्या है पहले आप जान लीजिए। टोराइड का मतलब होता है सिरे विहीन परिणालिका। यही जो धारावाही परिणालिका हमारी है, आपको बताया गया था कि ये लंबी परिणालिका होती है, इस पर तांबे के तार लपेटे होते हैं। परिणालिका को के दोनों सिरों को ऐसे ला के मोड़िए और मोड़ करके मिला दीजिए, तो क्या होगा, जो दोनों सिरे खुले थे बंद हो गए ना ला करके, तो एक ऐसे परिणालिका बन गई जो कि वृत्ताकार है। मतलब वही परिणालिका जो लंबी लंबी है, उस परिणालिका के दोनों सिरों को मोड़ करके ऐसे मिला दीजिए, तो जो बंद आपका की आकृति बन गई उसी को हम टोराइड कहते हैं, ठीक है। तो टोराइड का आकार कैसा होगा, ऐसे होगा। ये आपका टोराइड हो गया, ठीक है। अब इस पर ऐसे तार जो है वो तांबे के तार पूरे परिपथ में ऐसे लपेटते रहते हैं। अब पूरा नहीं बनाएंगे, आप इसको समझ जाइएगा, ठीक है ना। ऐसे पूरे परिपथ में तार लपेटे रहेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, टोराइड कहते हैं। इसको हम टोराइड कहेंगे, ठीक है। अब टोराइड के भीतर यहां पर कोई बिंदु है, यहां पर इस जगह पे, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। 3 कंडीशन निकालना है। यहां पर बिंदु है तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसके बाहर अगर बिंदु है तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, और इसके भीतर बिंदु है तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। टोराइड के सापेक्ष 3 स्थितियों में आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप निकाल सकते हैं, किसके हेल्प से निकालना है, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से निकालना है। आपको एम्पियर के परिपथीय नियम का हेल्प लेना है और हेल्प लेकर के इसको निकालना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इंटीग्रेशन वेक्टर v.dl = μ0 I, ये आपका बेसिक फार्मूला है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, ये इसी को लगाना है। अब आपको ये पता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम तभी लग पाएगा जब एक बंद पृष्ठ होगा, ठीक है ना। जब एक बंद पृष्ठ होगा तभी एम्पियर का परिपथीय नियम लग पाएगा, क्योंकि कहा गया है कि किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश या लंबाई के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उसके द्वारा घिरी हुई कुल धारा का μ0 गुना होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या है, ये बिंदु आपका है,
अब इस बिंदु से होता हुआ टोरॉइड के भीतर ही एक काल्पनिक अक्ष की कल्पना हम कर लेंगे। टोरॉइड के भीतर ही चल रहा है, कल्पना हमने किया हुआ है, क्योंकि बंद पृष्ठ की कल्पना नहीं करेंगे तो हम एम्पियर का नियम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो एक है ये वृत्त पहले से ही था, दोनों बाहर से हैं, हम अंदर अंदर एक वृत्ताकार पथ की कल्पना हमने कर लिया और उसी वृत्ताकार पथ पर ये बिंदु स्थित है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। एक है हमने वृत्तीय पथ की कल्पना किया हुआ है और उस वृत्तीय पथ पर यह बिंदु स्थित है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्योंकि एम्पियर का जब नियम लगाएंगे तो पूरे स्थान का चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट dl इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर v का परिमाण v, dl का परिमाण dl और इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 0। इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे बात को? कैसे 0 होगा, अब दायां हाथ आप लगा करके देख सकते हैं। ठीक है, दाहिना हाथ आप लगा दे सकते हैं। अंगूठा जो है आप धारा की दिशा में करेंगे। जैसे ये मान लीजिए हमारा टोरॉइड हो गया, ध्यान दीजिए ये टोरॉइड हो गया। टोरॉइड के ऊपरी सिरे की बात अगर करें, हम ऊपरी सिरे की बात करें, ठीक है, ऊपरी की बात करें तो ऊपरी का कोई प्रभाव यहां पर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि यह जो एम्पियर का नियम लगेगा वो नियम लगेगा वेक्टर v डॉट d इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 I, यानी परिपथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा का म्यू 0 गुना होगा। तो यह जो हमारा बंद परिपथ हमने कल्पना किया है, इसके भीतर धारा कौन सी बह रही है, ये वाली धारा बह रही है, ये धारा ये जो धाराएं हैं वो बह रही है। इसके ऊपर धारा नहीं बह रही है, ऊपर धारा बाहर हो गई ना, बात क्लियर कर समझ रहे हैं ना। ऐसे बंद परिपथ के सीमा के अंतरिक्ष चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन जो होगा वह उस बंद परिपथ के भीतर बहने वाली कुल धारा का म्यू 0 गुना होगा। मतलब जो धारा है वो बंद परिपथ के भीतर होनी चाहिए, बाहर नहीं। तो इसका मतलब कि ये जो धारा है यही हमारे काम की है, ऊपरी धारा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर यही से तो हम बाहर ले लेते तो और ऐसे कल्पना करते, एक बाहर अभी करेंगे उसको भी, बाहरी पथ की कल्पना करेंगे तो इस बाहरी पथ के भीतर ये भी धारा ये भी धारा है, दो धाराएं हैं, इसको एक में मानिएगा, क्योंकि एक धारा की दिशा जो है वो दाहिनी तरफ है, दूसरे की बाईं तरफ है, तो दो तरह की धाराएं वहां बह रही है। क्योंकि धारा के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। जैसे हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो अंगूठा धारा दिशा ऊपर रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर जाएगा, अंगूठा नीचे कर दो इधर चला आएगा। तो धारा की दिशा का प्रभाव पड़ता चुंबकीय क्षेत्र पर, धारा की दिशा का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऊपर की धारा देखिए, टोरॉइड ऐसे हमारा है, धारा ऐसे नीचे जा रही है, ऊपर इधर जा रही है, नीचे इधर आ रही है। इधर करेंगे तो अंगूठा इधर करेंगे, ठीक है, और बिंदु नीचे करेंगे, धारा इधर तरफ हो गई, ऐसे हो गई। अब अगर नीचे वाला लेंगे दूसरी तरफ हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी हम अंदर बिंदु लिए हुए हैं तो बाहर से कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। तो अब अंदर से क्या होगा, अब ऐसे हम इसको ऊपर से ले रहे हैं तो नीचे की तरफ ला रहे हैं। जब धारा हमारी तरफ आ रही है अंगूठे को हमारी तरफ कर दीजिए, मेरी तरफ हो गया, अंगूठा मेरी तरफ हो गया, समझ रहे बात को। अंगूठा जो है मेरी तरफ हो गया, अंगुलियां कहां जाएंगी, अंगुलियां उस बिंदु की तरफ कीजिए। बिंदु कौन सा, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बिंदु यहां पर है, अंगूठा माफ कीजिएगा, अंगुलियां ऊपर कर दे रहे हैं, बिंदु यहां पर है, अंगुलियां ऊपर, अंगुली फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करती हैं, ऊपर हो गया। और अंगूठा कहां जाएगा, धारा इधर जाएगा, धारा कहां बह रही है, ऐसे ऊपर जा रही धारा, ऐसे नीचे निकल रही है, धारा इधर आ रही है, अंगूठा इधर कर दीजिए। तो ये जो दिशा हुई हमारी, ये दिशा जो हुई, ये दिशा हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी इसकी दिशा हो गई v की दिशा। और dl क्या है, ऐसे वृत्ताकार पथ पे आप चल रहे हैं तो आपको पता है कि जो छोटा खंड हम dl लेंगे तो इसकी दिशा इस बिंदु पर खींची गई आसपास रेखा की दिशा हो जाएगी। जब dl खंड लेंगे किसी पथ पर, हम इसलिए हमारा पथ है, इस पथ पर dl खंड लेंगे तो इस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी वही स्पर्श रेखा dl की दिशा हो जाएगी। तो दोनों दिशाएं एक ही तो हुई, चाहे अंगूठा ऐसे बिंदु की तरफ करके अंगुलियां, अंगूठे को ऊपर करिए, ये अंगूठा ऊपर क्यों रहा है पता हो रहा है ना,
धारा देखिए ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी और अंदर से फिर निकल के फिर बाहर आएगी, ऐसे ऐसे राउंड करेगी धारा तो नीचे की तरफ से बाहर निकलेगी धारा। तो अंगूठा आप इधर करेंगे, अंगुली ऊपर करेंगे, इधर हो जाएगी धारा चुंबकीय क्षेत्र। कहने का मतलब दोनों के बीच कोण 0 होगा, इक्वल टू ये हो जाएगा μ0I। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन b इंटू dl। cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इंटीग्रेशन b dl बराबर μ0। अच्छा I क्या है, I जो है मान लीजिए एक फेरे, इसको I मत मानिए, इसको हम मानते हैं कुछ और अलग से मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है संपूर्ण धारा है। एक फेरे की धारा हमको माननी पड़ेगी। ठीक है, एक फेरे की धारा को हम I मानेंगे, ये संपूर्ण धारा को हम I डैश मान लेते हैं। I डैश क्या है, पूरे ये पूरी धारा, देखिए ये पूरी धारा अंदर जो बाहर, बात नहीं मतलब है, अंदर धारा जो पूरी आपकी I डैश होगी। ठीक है, चलिए I डैश हो गई आपकी। अब यह कुल धारा कितनी होगी, मान लीजिए प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, यहां ध्यान दीजिएगा n स्मॉल n, ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। और यह पूरी लंबाई कितनी है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या है स्मॉल a, त्रिज्या इसकी क्या है स्मॉल a। किसकी त्रिज्या है, जो बिंदु हमने लिया है उस बिंदु से होता हुआ जो काल्पनिक पथ हमने कल्पना किया है उसकी त्रिज्या स्मॉल a है। तो परिधि हो जाएगी 2πa। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n, तो 2πa लंबाई में फेरों की संख्या हो जाएगी 2πa इंटू n। और एक फेरे की धारा अगर I है तो संपूर्ण धारा हमारी हो जाएगी I डैश कितने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, संपूर्ण लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जुड़ा करेंगे, संपूर्ण फेरों की संख्या हो गई। एक फेरे की धारा अगर I है तो संपूर्ण धारा हो जाएगी 2πa इंटू n इंटू I। यहां रख देंगे μ0 इंटू I डैश की जगह पे 2πa इंटू n इंटू I, ऐसे कर देंगे। यहां पर b को बाहर लेंगे हम, जब b को बाहर लेंगे इंटीग्रेशन dl बचेगा, तो इंटीग्रेशन dl इक्वल टू l हो जाएगा। l मतलब लंबाई, लंबाई किसकी, पूरे परिपथ की लंबाई, और पूरे परिपथ की लंबाई फिर से हो जाएगी 2πa, तो b इंटू 2πa इज इक्वल टू μ0 इंटू 2πa n I। 2πa से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी μ0 n I, बस सीधे वैल्यू हो गई आपकी μ0 n, जहां n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है और I क्या है, वो प्रति फेरे में धारा का मान है, प्रत्येक फेरे में धारा का मान है ये। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो टोरॉइड के खोखले नली के भीतर अगर कोई बिंदु है तब उसके चुंबकीय क्षेत्र का ये फार्मूला होता है। अब जरा वो बिंदु बाहर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो बिंदु बाहर यहां ले लेते हैं। चलिए बिंदु यहां लेते हैं, मतलब टोरॉइड के बेलन के बाहर कोई बिंदु है, यहां अगर कोई बिंदु है तो क्या होगा, एक वृत्तीय पर कल्पना करेंगे हम, क्योंकि एम्पियर का नियम तो लगाना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका। ठीक है, जब ये आपका हो जाएगा और फिर एम्पियर का नियम लगाएंगे हम, फिर से पूरा लगाएंगे ही, लेकिन इसमें जब I आप देखेंगे तो I की जगह हो जाएगा 0, संपूर्ण धारा का मान हो जाएगा 0, क्योंकि जो ऊपर का सिरा है वहां पर धारा की दिशा जो है वो एक तरफ है और नीचे का जो सिरा है वहां पर दिशा दूसरी तरफ है। कहने का मतलब एक के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र आपका निकलेगा, अगर एक में धारा के कारण ऊपर की तरफ रहेगा तो दूसरे वाले का तो नीचे की तरफ रहेगा। बात समझ रहे हैं ना भाई, धारा की दिशा अगर आप देखेंगे यहां पर अंदर की तरफ रहेगी, अंगुलियां इधर की तरफ रहेंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र इस धारा के नाते, ऊपर वाले के नाते अंदर की तरफ रहेगा। और अगर
कर लेंगे तब ऐसे हो जाएगा, अंगूठा बाहर की तरफ हो जाएगा, अंगुलियां जो है वो इसकी तरफ हो जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ऊपर की धारा के नाते चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में रहेगा और नीचे की धारा के नाते दूसरी दिशा में रहेगा, तो नेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टोरॉइड के बाहर कोई बिंदु है तब उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ठीक है ना। अगर कोई बिंदु टोरॉइड के भीतर है, टोरॉइड की ये वृत्ताकार नली है, इसके भीतर कोई बिंदु है, टोरॉइड के भीतर कोई बिंदु है, तब क्या होगा, एक बंद पृष्ठ की कल्पना हम करेंगे ऐसे, क्योंकि बिना बंद पृष्ठ की कल्पना किए हुए हम एम्पियर का नियम नहीं लगा सकते। एक बंद पृष्ठ हमारा हो गया, इस बंद पृष्ठ के भीतर ये आपका नियम लगाएंगे इसको हम। तो यहां पर क्या है कि बंद पृष्ठ की सीमा के अंत से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल जो है वह संपूर्ण घिरी हुई धारा का μ0 गुना होता है, लेकिन इसके अंदर तो कोई धारा नहीं है, सब धारा इसके बाहर है, तो इसके अंदर की धारा जब 0 हो जाएगी तो पूरा मान हो जाएगा 0, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी हो जाएगा 0। इसका मतलब कि टोरॉइड की नली के बाहर अगर कोई बिंदु है तो वहां भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, और टोरॉइड की नली के भीतर कोई बिंदु है तो नली के भीतर है कि टोरॉइड का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के भीतर खाली स्थान में कोई बिंदु होगा, वहां भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, और टोरॉइड की जो खोखली बेलनाकार नली है उसके भीतर कोई बिंदु रहेगा तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रहेगी और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ये रहेगी, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये एम्पियर के परिपथीय नियम का ये उपयोग है, ये एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग है, तो आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल और गतिमान आवेश पर बल, इसको लॉरेंज बल कहते हैं, इसके बारे में आपको अगले वीडियो बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।